हेलो बच्चों, आज मैं आपको पाठ का नाम है संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं शक्तियाँ, प्रधानमंत्री स्थिति एवं कार्य के बारे में पढ़ाऊँगा एवं समझाऊँगा। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं तो उन सभी के बारे में हम लोग इस पाठ के अंतर्गत समझेंगे। तो सरकार के 3 अंगों में से कार्यपालिका अंग विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। तो जैसे सरकार के कितने अंग होते हैं? 3, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका अर्थात जिसे हम हमारे देश में संसद कहते हैं, उसका जो सबसे प्रमुख या महत्वपूर्ण कार्य होता है वह कानून बनाने का होता है। और कार्यपालिका का कार्य होता है कि संसद द्वारा या विधायिका द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनको लागू करना। और जो न्यायपालिका होती है वह इनके कामों की देखरेख करती है। तो यहाँ पे सरकार के 3 अंगों में से कार्यपालिका अंग विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। तो कार्यपालिका का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करना। लेकिन सभी देशों में एक ही तरह की कार्यपालिका नहीं हो सकती, यानी अलग अलग देशों में कार्यपालिका की अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं या कार्य करने के अलग अलग तरीके होते हैं। मुख्यतः शासन के प्रकार के रूप में, यानी शासन के प्रकार के रूप में कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 संसदात्मक और दूसरी है अध्यक्षात्मक। तो शासन के प्रकार के रूप में कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? 2, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। संसदात्मक अध्यक्षात्मक का भेद कार्यपालिका के अलग अलग प्रकार एवं कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के आपसी संबंधों पर ही आधारित होता है। तो यानी ये हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर संसदात्मक कार्यपालिका है, यहाँ पर अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है। तो इसका अंतर हमें कैसे पता चलता है कि व्यवस्थापिका व कार्यपालिका, जिसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनके आधार पर ही ये निर्धारित किया जाता है कि यहाँ संसदात्मक कार्यपालिका है, यहाँ पर अध्यक्षात्मक है। तो जिस देश में संसदात्मक कार्यपालिका होती है, यूँ कहेंगे संसदात्मक अथवा संसदीय व्यवस्था किसे कहते हैं? जैसे आपके 1 या 2 नंबर में प्रश्न आ सकता है कि संसदात्मक अथवा संसदीय व्यवस्था किसे कहते हैं? तो जिस संविधान में कार्यपालिका अपने कार्यों एवं कार्यकाल के लिए व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह हो, यानी जहाँ पे कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए और अपने कार्यकाल के लिए व्यवस्थापिका अर्थात संसद के प्रति जवाबदेह हो। कार्यपालिका के सदस्य आवश्यक रूप से व्यवस्थापिका के भी सदस्य हों एवं राष्ट्र का अध्यक्ष एवं सरकार का अध्यक्ष अलग अलग हों। इस व्यवस्था को संसदात्मक अथवा संसदीय व्यवस्था कहते हैं। तो संसदात्मक अथवा संसदीय व्यवस्था किसे कहते हैं? कि जिस संविधान में कार्यपालिका अपने कार्यों एवं कार्यकाल के लिए व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह हो,
कार्यपालिका के सदस्य आवश्यक रूप से व्यवस्थापिका के भी सदस्य हों एवं राष्ट्र का अध्यक्ष एवं सरकार का अध्यक्ष अलग अलग हो। इस व्यवस्था को संसदात्मक अथवा संसदीय व्यवस्था कहते हैं। तो हमारे भारत देश में संसदात्मक या संसदीय व्यवस्था है, तो जिसके बारे में हम जानते हैं कि जैसे हमारे देश की जो कार्यपालिका है वो अपने कार्यों एवं कार्यकाल के लिए व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह है, यानी उसे संसद में जवाब देने होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो। अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संसद के। कार्यपालिका के सदस्य आवश्यक रूप से, तो यानी चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो या राष्ट्रपति हो, वो किसके सदस्य होते हैं? व्यवस्थापिका के। इधर जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, जैसे हमारे देश में राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। और सरकार का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। तो ये दोनों अलग अलग होते हैं, राष्ट्र का अध्यक्ष अलग है और सरकार का अध्यक्ष अलग है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था है। आगे आपके जैसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि संसदीय शासन व्यवस्था वाले किन्हीं 2 या 4 देशों के नाम लिखो। तो ऐसे देश जहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है, तो उसमें नंबर 1 जापान, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है इटली, चौथा है ब्रिटेन और 5वां है भारत। तो ये ऐसे देश हैं जहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था है। इसके विपरीत, यानी जहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है, वहाँ किस प्रकार का सिस्टम होता है? तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य एवं सरकार दोनों का प्रधान होता है। तो जैसे अभी हमने संसदीय के बारे में पढ़ा, उसमें क्या था कि राष्ट्र का अध्यक्ष अलग है और सरकार का अध्यक्ष अलग है। तो जैसे वहाँ राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और शासन का प्रधानमंत्री होता है। लेकिन जिन देशों में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, वहाँ राष्ट्रपति राष्ट्र का भी प्रमुख होता है और सरकार का भी, तथा वह शासन की सारी शक्तियों का केंद्र बिंदु होता है। यानी शासन से संबंधित सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में केंद्रित होती हैं। तो जैसे आपके प्रश्न आ जाता है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य एवं सरकार दोनों का प्रधान होता है तथा वह शासन की सारी शक्तियों का केंद्र बिंदु होता है। विश्व के ऐसे देश जहाँ पे आपके संसद अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है अमेरिका का और दूसरा है ब्राज़ील। तो जैसे आपके प्रश्न आता है कि विश्व के किन्हीं 2 अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों के नाम लिखो, तो अमेरिका और ब्राज़ील। जबकि फ्रांस, रूस, श्रीलंका आदि अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाले देश हैं। तो विश्व के कुछ ऐसे देश ऐसे भी हैं जहाँ न तो संसदीय शासन व्यवस्था है न अध्यक्षात्मक, बल्कि उनका मिश्रित रूप है, उसे कहते हैं अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था। तो जैसे हमसे कोई प्रश्न पूछता है कि भाई अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं, तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें अध्यक्षात्मक और संसदात्मक शासन व्यवस्था के मिश्रित गुण होते हैं या रूप होते हैं, तो उसे अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। तो ऐसे देश जहाँ पे अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, तो फ्रांस, रूस, श्रीलंका। अब कार्यपालिका का स्वरूप। भारत में संसदीय व्यवस्था की स्थापना की गई है। तो यानी भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? संसदीय, जिसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक एवं संवैधानिक प्रधान होता है। तो हमारे भारत देश में कार्यपालिका का औपचारिक या नाम मात्र का या संवैधानिक,
प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। तो जैसे आपके प्रश्न आता है कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन है हमारे भारत देश में? तो राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन है? तो राष्ट्रपति। या ऐसे आता है कि भारत में कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति। अर्थात राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक या संवैधानिक या नाम मात्र का प्रधान होता है तथा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो भारत में वास्तविक कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? भारत का प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के लोग। तो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद मिलकर नहीं वास्तविक कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। यद्यपि राष्ट्रपति का पद गरिमा एवं प्रतिष्ठा का पद माना जाता है, वह देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। और भारत में सबसे प्रतिष्ठित और गरिमामय पद माना जाता है राष्ट्रपति का। तथा वरीयता क्रम यानी प्रोटोकॉल में सर्वोच्च स्थान रखता है। और भारत में अगर जैसे सबसे उच्च पद पे कौन माना जाता है, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है राष्ट्रपति का। संविधान का अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद की व्यवस्था करता है, जिसके अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे देश के संविधान में कौन से अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। तो संविधान के अनुच्छेद 52 में ये उल्लेख किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। तो अनुच्छेद 53 में क्या उल्लेख किया गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अब हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 54 एवं 55 में किया गया। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 54 एवं 55। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, जो संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनेगा। तो संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों, यानी संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो यानी इन दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जिसमें राज्यों की विधानसभाओं में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी है कि सभी राज्यों की विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश। तो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनेगा। उल्लेखनीय है कि 70वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश NCT दिल्ली, NCT या केंद्र शासित प्रदेश में जिसमें दिल्ली आ जाता है, और पुदुचेरी विधानसभाओं के सदस्य को भी इस निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। तो दोबारा से समझिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य,
जिसमें एक है दिल्ली और दूसरा है पुदुचेरी। यानी भारत के 2 ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ विधानसभा होती है, दिल्ली और पुदुचेरी। तो एक तो प्रश्न जैसे आपका बन जाता है कि भारत के किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, तो दिल्ली और पुदुचेरी। या ऐसे आ जाता है कि भारत के किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो दिल्ली और पुदुचेरी। तो इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जिसमें जनता सीधे भाग न ले, बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इसीलिए हम अप्रत्यक्ष चुनाव मानते हैं। यह चुनाव एक विशेष विधि, तो राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि के अंतर्गत होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत विधि से। तो राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत विधि के द्वारा गुप्त रूप से होता है। इस विधि में विजयी होने के लिए उम्मीदवार को कुल डाले गए वैध मतों के आधे से 1 मत अधिक प्राप्त होना होता है। इसे न्यूनतम कोटा कहते हैं। तो जैसे न्यूनतम कोटा का तात्पर्य होता है कि किसी भी चीज़ के लिए एक निश्चित संख्या निर्धारित कर दी है। जैसे मान लीजिए आपकी एजुकेशन पढ़ाई में न्यूनतम कोटा निर्धारित होता है कि जैसे बोर्ड की कक्षाओं में कम से कम आप 33% अंक प्राप्त करते हैं, तभी आपको पास माना जाता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में क्या सिस्टम होता है न्यूनतम कोटा के लिए, कि जो टोटल वोट डाले गए उन वोटों का लगभग आधा, और आधे वोटों में +1 जोड़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए 1 लाख वोट पड़ते हैं कुल, तो 1 लाख का आधा यानी 50,000 +1, तो 50,000 1 वोट। राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, तथा वह पुनः चुनाव लड़ सकता है। ये कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति वर्तमान में राष्ट्रपति है तो वह दोबारा से राष्ट्रपति बनने के लिए पुनः चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति किसी भी समय उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। अर्थात राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? कहने का तात्पर्य राष्ट्रपति अपनी मर्जी से त्यागपत्र देना चाह रहा है, तो वो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है या देता है। संविधान के अतिक्रमण के आरोप में राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले किस प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है? महाभियोग। तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को समय से पहले हटाया जा सकता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 61 में है। तो आपके जैसे प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61। या प्रश्न ऐसे आता है कि संविधान के अनुच्छेद 61 में क्या उल्लेख किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 61 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यह महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पूर्व सूचित कर लाया जा सकता है। तो महाभियोग प्रस्ताव सबसे पहले किसके द्वारा लाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। पहले लोकसभा भी ला सकती है, पहले राज्यसभा भी ला सकती है, लेकिन नियम क्या है कि राष्ट्रपति को
हटाने के लिए जो महाभियोग लाया जाएगा उसके लिए उसे 14 दिन पहले सूचित करना होगा कि हम आपको महाभियोग प्रक्रिया के तहत हटाना चाहते हैं। तो जो भी सदन महाभियोग पहले लेकर के आता है उसके कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है उस महाभियोग प्रस्ताव पर। और जब वह एक सदन से पास हो जाता है तो वो दूसरे सदन में जाता है। जब दूसरा सदन भी उसे 2/3 बहुमत से पास कर देता है तो राष्ट्रपति को पद से हटना पड़ता है। तो महाभियोग के प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा पारित होना चाहिए। यह प्रक्रिया दोनों ही सदनों में अपनाई जाती है। अगर राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र अथवा पदच्युति के कारण रिक्त हो जाए तब 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना आवश्यक है। तो कहने का तात्पर्य होता है कि जैसे मान लीजिए किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है या उसने अपनी मर्जी से त्यागपत्र दे दिया है या महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उसको हटा दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में जब से वो पद खाली हुआ है उसके 6 माह के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक है। और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति शेष बची अवधि के लिए नहीं बल्कि 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। जैसे मान लीजिए जो भी राष्ट्रपति हटा या जिसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो भी नया राष्ट्रपति निर्वाचित होगा वो नए 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है। ऐसा नहीं कि जैसे कोई पहले राष्ट्रपति था और उसने अपना 2.5 साल का कार्यकाल पूरा किया या 3 साल का कार्यकाल पूरा किया था और उसकी मृत्यु हो गई या उसने त्यागपत्र दे दिया तो अगला राष्ट्रपति 2.5 साल के लिए होगा नया ना। अगला जो राष्ट्रपति होगा वह पूरे 5 साल के लिए ही निर्वाचित होता है। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं, अर्थात अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है या राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके लिए क्या योग्यताएं आवश्यक हैं। तो पहला पॉइंट है कि वह भारत का नागरिक हो। तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पहली योग्यता क्या है, वह है भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। कम से कम कितने वर्ष की आयु का होना जरूरी है, 35 वर्ष। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसके अतिरिक्त वह सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। गैर गंभीर व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए निर्वाचक मंडल में से प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की व्यवस्था भी की गई है। तो यहाँ पर जैसे आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, तो उस समय पे भी मैंने आपको बताया था कि लगभग 3 पॉइंट तो ऐसे होते हैं जिसमें किसी भी चुनाव के लिए हमें लिखने होते हैं योग्यताओं में। जैसे वह भारत का नागरिक हो, वह केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो, और तीसरा है कि न्यायालय द्वारा वह पागल और दिवालिया घोषित न किया गया। और चौथा पॉइंट हमें लिखना है उसकी आयु का। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु का होना जरूरी है। साथ ही साथ इसमें 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट भी हैं। ये तो लगभग प्रत्येक निर्वाचन के लिए या चुनाव के लिए हमें लिखने, लेकिन इसमें एक पॉइंट ये दिया हुआ है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है उसके लिए निर्वाचक मंडल का मतलब है जो चुनाव में भाग ले रहे हैं उनमें से उसके सपोर्ट में प्रस्तावक और अनुमोदकों के हस्ताक्षर होना जरूरी है कि हाँ हम इस व्यक्ति को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे थे। अब हम यहाँ से आगे आपको कल समझाएंगे।